हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा सिटीजनशिप का सेकंड लेक्चर है। इसमें जो भी रेस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन है आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, लॉस एंड एक्वायरिंग सिटीजन, कैसे लॉस होती है, कैसे एक्वायर की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 में क्या दिया है वो भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी सिंगल सिटीजनशिप हमने कहा था कि आर्टिकल 9 पढ़ा है हमने। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 9 जो है वो क्या प्रोहिबिट करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो देखो आप इंडिया के जैसे मान लो कि आप ये इंडिया है। ठीक है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में पैदा हो जाओ, मान लो महाराष्ट्र में हो जाओ, मेघालय में हो जाओ। ठीक है, आपको एक ही सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी और वो होगी इंडियन सिटीजनशिप। क्या होगी वो? इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा नहीं रहेगा कि आप महाराष्ट्र में पैदा हो गए तो आप महाराष्ट्र के सिटीजन हो गए, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने में आप पैदा हो जाओ, आपको एक ही सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी और वो है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, फेडरल इन फॉर्म है लेकिन यूनाइटेड इन स्पिरिट है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ये क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन जो हमारी पॉलिटी है वो फेडरल है। ठीक है, और ड्यूअल पॉलिटी मिलती है हमें। ड्यूअल पॉलिटी इन द सेंस, मान लो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट की है वो हमें सेंटर पे भी मिलती है और स्टेट में भी मिलती है। ठीक है, जैसे सेंटर में पीएम है, स्टेट में सीएम है। ठीक है, सेंटर पे आपको कौन मिलेंगे? प्रेसिडेंट मिलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे कौन रहेगी? गवर्नर रहेंगे, इस तरह से। ठीक है, और लेकिन जुरिस्डिक्शंस अलग है, पावर्स अलग है, ये आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा हम सिंगल सिटीजनशिप भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी सिंगल सिटीजनशिप भी मिलती है इंडिया में जो भी पैदा होता है उसे। ठीक है, और दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो एलिजेंस रहेगा, यानी जो हमारी श्रद्धा रहेगी, निष्ठा रहेगी, किसके प्रति रहेगी? हमारे यूनियन के प्रति रहेगी। किसके प्रति रहेगी? यूनियन के प्रति रहेगी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमारे स्टेट में कोई सेपरेट सिटीजनशिप है क्या? नहीं है भैया। ठीक है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या मिलता है, कोई स्टेट है उसकी सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, और जो यूनियन है उसकी भी सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर वही दिया है कि इंडिया में आप कहीं पे भी पैदा हो जाओ, आपको सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स क्या मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को लेके। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भैया, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वो जैसे आर्टिकल 15, 16 एंड 19 में आपको थोड़ा एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे ना तभी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तब ये इतना ही ध्यान में रखना है कि थोड़ा एक्सेप्शंस मिलता है, अपने आप फंडामेंटल राइट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ये फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, इसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या करता है, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होगी और कैसे लॉस होगी इसके बारे में बताता है। ठीक है, वही जो एक्ट है बहुत 8 से 9 बार क्या हुआ है, अमेंड हुआ है। ठीक है, ऐसे वो जो है 2019 में अमेंड हुआ था। कब हुआ था? 2019 में अमेंड हुआ था। और इसने क्या कर दी थी, डेफिनेशन बताई थी कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन रहेगा। जैसे कि आपको पता है इंडिया में बांग्लादेश से, म्यांमार से, ठीक है, बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं और वो इलीगली आते हैं। क्या आते हैं? इलीगली। तो इसी को बताया गया कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन रहेगा। ठीक है, द एक्ट प्रोहिबिट इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, यानी जो भी इलीगल माइग्रेंट रहेगा वो अभी इंडिया का सिटीजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत से क्या होता है, इलीगल माइग्रेंट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर होते हैं और बाय फ्रॉड क्या कर देते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है, ठीक है, वो अभी इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया कि इलीगल माइग्रेंट कौन रहेगा। ठीक है, ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में विदाउट वैलिड पासपोर्ट एंटर हुआ है, ठीक है, विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंडिया में एंटर हुआ है। ठीक है, और वो एक बियॉन्ड द परमिटेड टाइम क्या कर रहा है, इंडिया में अगर रह रहा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इजी डेफिनेशन है, कुछ नहीं। ऐसा आदमी जो इंडिया में विदाउट वैलिड पासपोर्ट एंटर हुआ है, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंटर हुआ है, और एक जो परमिटेड टाइम रहता है, ठीक है, उस परमिटेड टाइम के बियॉन्ड भी क्या कर रहा है, वो इंडिया में रह रहा है, तो उसे इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखो जो हिंदूज, सिख्स,
बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, ठीक है। ये सभी कम्युनिटी के लोग अगर अफगानिस्तान से आते, बांग्लादेश से आते, पाकिस्तान से आते, ये इंडिया में एंटर करते, ठीक है, ऑन और बिफोर यानी 31 दिसंबर 2040 को या फिर 2040 को या फिर उससे पहले, ठीक है, अगर इंडिया में एंटर होते हैं तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा। कौन से कम्युनिटी के लोग? हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन्स हो, पारसीस हो, क्रिश्चियंस हो। लेकिन कौन से दो कंट्रीज से? अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से। कहाँ से? अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से, ठीक है। और जो 11 ईयर्स की जो रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम ये 11 ईयर्स तो भी इंडिया में रहने को होना, ये जो रिक्वायरमेंट्स है अब रिड्यूस करके इतनी कर दी है, 5 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोविजंस है, ठीक है, ये आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, यानी जो स्टेट 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है, उनको अप्लाई नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा और यही एक्सेप्शनल है, ठीक है। यानी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, एटीएम स्क्वायर ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है? एटीएम स्क्वायर। इन आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो स्टेट्स है वो 6 शेड्यूल में आते हैं। किसमें आते हैं? 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। इसके अलावा इनर लाइन रहती है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो उस लाइन में नहीं, मान लो कि नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इनको भी क्या नहीं होंगे? अप्लाई नहीं होंगे। किस स्टेट में नहीं होंगे? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और नागालैंड में। इनर लाइन को एक बार गूगल कर दीजिएगा, एडिशनल थोड़ा वैल्यू एडिशन आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे वो जो प्रोविजन से दिए हुए ये अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पता है अपोजिशन ने बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी और बिना बात यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। 2019 कोविड का वक्त था, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं ना एकेडमिक पर्पज से, तो उससे हमें समझ में आता है, लेकिन बहुत से लोगों को प्रोपोगंडा के तहत समझ में ही नहीं आता, बिना पढ़े ही बहुत से जो लोग होते हैं अभी ये कमेंट करने लग जाते हैं, तो ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया करो तो इन्फॉर्मेशन हमें एक्यूरेट मिल जाती है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। इनको क्या राइट्स है, क्या राइट्स नहीं है, बेसिकली डिफरेंस दिया है, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? कि ऐसा सिटीजन, इंडिया का सिटीजन जो आमतौर पे इंडिया के आउटसाइड में रह रहा है, लेकिन पासपोर्ट किसका होल्ड कर रहा है? इंडिया का, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे मान लो कि जिसके पास इंडिया का पासवर्ड है लेकिन वो आमतौर पे इंडिया के बाहर रह रहा है, उसे क्या कहोगे? अब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहोगे। क्या कहोगे? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी क्या होता है? कि ऐसा पर्सन जिसके एंसेस्टर क्या है? इंडियन नेशनलिटी होल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर वो होल्ड करते थे, या फिर मान लो कि प्रेजेंटली किसी और कंट्री की उन्होंने नेशनलिटी ली है, फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट उनके पास है, ठीक है, यानी इंडिया की सिटीजनशिप वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके जो रूट है वो कहाँ पे है? इंडिया में है, तो उसे क्या कहोगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कहोगे आप? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर किसको कहोगे? ऐसे सिटीजन या फिर ऐसे पर्सन जो जिन्होंने रजिस्टर किया है खुद को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया करके, यानी कार्ड होल्डर बाद में ऐड हुआ है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर करके, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसे क्या कहोगे आप? ओसीआई कार्ड होल्डर कहोगे, ठीक है। एनआरआई यानी इंडिया का पासपोर्ट है लेकिन आमतौर पर इंडिया के बाहर रहता है। पीआईओ यानी क्या हो जाएगा? ऐसे पर्सन जो एंसेस्टर रह चुके हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनके पूर्वज इंडिया के रह चुके हैं, ठीक है, लाइक, और अभी प्रेजेंटली वो किसी और कंट्री की पासपोर्ट क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं, उसे कहा जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओवरसीज सिटीजन ऐसे पर्सन जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की तरह तहत एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एनआरआई को क्या बेनिफिट्स है? ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो इंडियन सिटीजन को बेनिफिट अवेलेबल है वो सभी बेनिफिट्स आपको एनआरआई को भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती रहती है? नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट करती रहती है, ठीक है। एनआरआई को कोई, सॉरी, पीआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कोई ऐसे स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी इंडियन सिटीजन के जैसे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? एनआरआई को। पीआई को कुछ ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर को, ठीक है, इनको मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजास मिल जाएगा, ठीक है, यानी अगर वो इंडिया में
एक से लेके बार बार अगर विजिट करना चाहते हैं तो हाँ जी भाई, वो क्या लाइफ लॉन्ग वीजा के तहत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि कुछ रिसर्च वर्क करना है इंडिया में, तो उसके लिए उनको क्या लेनी पड़ेगी, एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखो, जो ओसीआई है उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ, हाँ भैया कि हम इंडिया में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो एनआरआईज है, ठीक है, उनके ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एजुकेशनल फील्ड्स एक्सेप्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू, यानी जैसे मान लो कि जो एनआरआईज को फैसिलिटी मिलती है ना इकोनॉमिक स्फीयर में, फाइनेंशियल स्फीयर में एंड एजुकेशनल फील्ड में, वही फैसिलिटी ओसीआई को ही मिलती है। लेकिन कुछ मैटर्स छोड़े, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लांटेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसमें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा उसे एनआरआई जैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, इंडियन चिल्ड्रन को अगर एडॉप्ट वगैरह करना है तो, ठीक है। उसके बाद देखो, रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इन द मैटर ऑफ टैरिफ्स ऑन, वही एयर फेयर्स पे जो टैरिफ्स वगैरह लगेंगे उनके जैसा उन्हें ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, जो एनआरआई रहते हैं उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, पीआईआई को वीजा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो रहते हैं कौन से ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है, ये इनको विदाउट वीजा ए लाइफ लॉन्ग क्या कर सकते हैं, इंडिया को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और एनआरआई को रजिस्टर नहीं करना पड़ता है लोकल पुलिस अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। पीआई को क्या करना पड़ता है कि रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो 180 डेज से 180 डेज या फिर 180 डेज से ज्यादा क्या इंडिया में अगर रहना चाहते हैं, तो उन्हें जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, वहां से क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके खुद को बताना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और ओसीआई को या ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा ऑल एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन, ठीक है, सभी वो जो भी चीजें उनको करनी है, ठीक है, तो एनआरआई वो कर सकता है, ठीक है। और जो पीआई हो, ठीक है, उन्हें किस प्रकार का वीजा ग्रांट किया गया है, ऑब्टेन किया है, उस वीजा के तहत ही वो क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। ओसीआई वो सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं वही, लेकिन फिर से एक्सेप्शन दिया है कि मान लो उन्हें कुछ इंडियन मिशन है, कोई पोस्ट है, कुछ है भैया, रिसर्च विसर्च करनी है, तो उसमें उनमें क्या, वो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, वो इंडिया का यानी जो एनआरआई है वो इंडिया का सिटीजन रहेगा, हमने देखा है, देखो पासपोर्ट होल्ड करता है ना वो, ठीक है, तो इंडिया का सिटीजन रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पीआई वो क्या, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, अगर वो आमतौर पे इंडिया में 7 साल तक रहती है, तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या बन सकती है, इंडिया की सिटीजन बन सकती है, बन सकता है, ठीक है। लेकिन कम से कम वो 7 साल के लिए इंडिया में रहने को होना, ठीक है। ओसीआई अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, वो रजिस्टर कर सकता है खुद को एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, लेकिन उसके लिए कम से कम उसने 5 साल तक इंडिया में रहने को होना, ठीक है। यानी जो भी अप्लीकेशन कर रहा उससे पहले, यानी अभी मान लो अप्लीकेशन कर रहा, ठीक है, इससे 12 महीने पहले से वो क्या, इंडिया में 5 साल के लिए रहने को होना, ठीक है, तभी वो क्या पढ़ पाएगा, सिटीजनशिप के लिए ग्रांट, यानी तभी उसको सिटीजनशिप की जो अप्लीकेशन रहती है, ठीक है, करने की, उसके लिए वो एलिजिबल हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको वो नहीं मिल पाएगी अगर ये क्राइटेरिया अगर वो फिल नहीं करता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा सिटीजनशिप का सेकंड लेक्चर, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ रहा होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।